नमस्कार। आज वैसे एक बड़ी खबर तो ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है उसके 60 पन्ने की एक डॉक्यूमेंट सबके सामने आई है। उसमें बताया गया कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान हैं। कुछ एक अच्छी बातें हैं, लोगों को भी हमें भी वक्त लगेगा उसको पूरा समझने में। अच्छी बात ये है कि जैसे हिंदी को नहीं थोपा जाएगा। एक ये भी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊंची क्लास में जाकर अपने सब्जेक्ट खुद तय कर सकते हैं स्कूल में ही, यानी ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रीम चुनी जाए जैसे अभी तक का सिस्टम रहा है। आप साइंस के साथ साथ म्यूज़िक भी चुन सकते हैं जैसा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। और भी बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे जब तक हम पूरा इसको समझ लेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे आज सोनिया गांधी, उनकी आज मीटिंग हुई शाम को कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ। करीब 45 सांसद थे। सब ने ये मांग उठाई कि राहुल गांधी को वापस लाना चाहिए, उनको अध्यक्ष बनाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति यही रही है कि जब डूबते हैं नेता की वजह से डूबते हैं और निकलते हैं तो नेता की वजह से निकलते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद से तो गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी पर काबिज रहा है। बहरहाल दो आवाज़ें थीं जिन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस को दोबारा से खुद को बनाना चाहिए। कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने कहा। अहमद पटेल ने बीच का रास्ता लिया कि हमारे साथ जो बुज़ुर्ग नेता हैं वो भी होने चाहिए और जवान हैं वो भी होने चाहिए। अब ये दिव्य संतुलन, डिवाइन बैलेंस कैसे मैनेज होगा हम नहीं जानते। दूसरी तरफ शरद पवार ने राहुल गांधी को कुछ सलाह दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने के बजाय कांग्रेस को फिर से खड़ा करने पर फोकस करना चाहिए। ये वक्त कांग्रेस की बागडोर संभालने का है। मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों पर शरद पवार ने कहा कि उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जब आप किसी एक शख्स को व्यक्तिगत तौर से टारगेट करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता घट जाती है। इसे टाला जाना चाहिए। तो पवार साहब, आपसे सवाल ये है कि अगर जब सब कुछ ही केंद्रीकृत हो चुका हो, सेंट्रलाइज्ड हो चुका हो, सारे फैसले सेंट्रलाइज्ड हों, संसद ना चल रही हो, विपक्ष से सलाह न ली जाए, बाकी औरों से भी सलाह ना ली जाए, जब एक शख्स सारे फैसले कर रहा हो, जब मीडिया पूरी तरह से खामोश हो, खामोश ना हो, तो सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह काम करे, तो जो इक्का दुक्का आवाज़ें हैं आलोचना करने वाली, जैसे हम करते हैं, खुल के करते हैं प्रधान सेवक की आलोचना, हम निंदा नहीं करते, हम आलोचना करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, आईना दिखाते हैं। एक आध आवाज़ अगर है राजनीति में, आपसे तो हमें उम्मीद नहीं है शरद पवार साहब कि आप प्रधान सेवक मोदी से सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर एक आध आवाज़ है उसको आप सलाह दे रहे हैं, हमें हैरान करने वाली बात लगती है। करीब 20 साल पहले शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी, नई पार्टी बनाई थी, और उनका ये भी कहना है कि सोनिया गांधी जो हैं वो कांग्रेस को इकट्ठा रखने में कामयाब रही हैं। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को किसी गांधी नाम की ज़रूरत होती है, गांधी परिवार के। और अब राहुल गांधी को भी कांग्रेस ने मंजूर करना शुरू कर दिया है, ये कहना है शरद पवार का। और उन्होंने भी वही बात कही जो राज्यसभा के सांसदों ने कही कि अब पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंप देनी चाहिए। एक सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, भारत के जो ऐसे इदारे हैं जहां एकेडमिक्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनमें ये नाम बहुत ही जाना पहचाना है, क्रिस्टोफर जेफेलॉट। ये फ्रांस के हैं, इन्होंने भारत पर बहुत काम किया है। उन्होंने बड़ी अहम बात करी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत में लोकतंत्र बना रहता है, अगर लगा दिया उन्होंने, हम जिस लोकतंत्र को, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मान कर चलते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहेगी, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर भारत में लोकतंत्र बना रहता है तो कांग्रेस खुद को फिर से खड़ा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर लोकतंत्र नहीं बना रहता, मतलब इसकी भी संभावना वो बता रहे हैं, अगर लोकतंत्र नहीं बना रहता तो कांग्रेस खुद को नहीं खड़ा कर सकती, और कांग्रेस के लिए फिर खड़े होने के लिए लोकतंत्र का रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी शर्त है। कांग्रेस दोबारा खड़ी तभी हो सकती है जब भारत में लोकतंत्र बना रहे। तो ये दो तरफा है कि कांग्रेस को लोकतंत्र बचाना भी है, और बचेगा तभी कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। अब मुर्गी और अंडे वाला सवाल है ये। बहरहाल उनका ये भी कहना है कि इस वक्त भारत में पॉलिटिक्स का फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म और इलेक्शन कैंपेन में पैसे की ताकत बहुत बड़ा रोल अदा करती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने करीब $3.5 बिलियन खर्च किए। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले चुनाव में 3 गुना खर्च किया। ये कहना है क्रिस्टोफर जेफरलॉट का। और इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जैसी जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं।
ये जेफरलॉट का कहना है। जेफरलॉट के मुताबिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी आज वहाँ सत्ता में काबिज है। इसमें कांग्रेस की काहिली है। सीधा साधा कसूर कांग्रेस का है। जीती हुई सरकार कर्नाटक में हार दी, जीती हुई सरकार मध्य प्रदेश में हार गई। अब इसके कारण क्या हैं, इस पर आत्ममंथन शिविर करना चाहिए जो बीजेपी वाले करते हैं। शिविर के साथ साथ अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो सिर्फ ट्विटर से खड़ी नहीं होगी कांग्रेस, ऐसा और लोगों का भी मानना है। और जेफरलॉट ने कहा है तो कांग्रेस को अगर फिर से खड़ा होना तो जन आंदोलन करने होंगे। और जिस तरह 27 साल के हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उसी तरह कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी ओल्ड गार्ड को नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी होगी। उधर शरद पवार ने ये कहा है कि वंशवाद या परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस पर लगता है वो सही लगता है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन आज कश्मीर से लेकर नीचे तक, तमिलनाडु तक हो, आप वेस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में देख लीजिए, सेंट्रल इंडिया, जितनी भी पार्टियाँ हैं सब में परिवारवाद है, सिवाय लेफ्ट पार्टी को छोड़कर। तो शरद पवार का ये कहना है राहुल गांधी को कि परिवारवाद का जो आरोप लगता है उसकी चिंता छोड़कर आपको कमान संभालनी चाहिए। बहरहाल शरद पवार अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो एक एडवाइज़र, सलाहकार की हैसियत से सलाह दे सकते हैं जो उन्होंने दी है। देखते हैं कांग्रेस वाले क्या करते हैं। चलिए, आखिरकार गवर्नर ने, कलराज मिश्र गवर्नर राजस्थान के, आखिरकार उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया कि 14 अगस्त को राजस्थान जो विधानसभा है उसका सेशन होगा। 21 दिन की जो शर्त लगाई थी वो मान ली गई। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत ज़रूरी बात कही। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा जिससे मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ पहले, फिर इसका तर्जुमा कर दूंगा। मिस्टर मिश्रा सेड दैट देयर अपीयर टू बी नो कन्विंसिंग रीजन टू कॉल अ सेशन विदाउट अ 21-day notice in view of the coronavirus outbreak, unless the government wanted to hold a trust vote. In that case, a short session with all the safety measures, including social distancing, could be held, he said. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती कि कोरोना के वक्त पर बिना 21 दिन के नोटिस के एक विधानसभा का सेशन बुलाया जाए, जब तक कि मंशा ये ना हो कि हमने अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में एक छोटा सा सेशन भी बुलाया जा सकता है और जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है, उनका पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। अब 14 अगस्त तक इसका मतलब ये है कि 14 अगस्त तक अशोक गहलोत इसी में जुटे रहेंगे कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए कि फ्लोर टेस्ट पे वो अपना बहुमत साबित कर सकें। एक बहुत बड़ी पहचान तो ये भी है कि उन्होंने अपने जितने भी MLAs हैं उनको ये बताया, निर्देश दिया है कि वो फेयरमाउंट होटल में ही रुके रहे, यानी उन्हें भी खतरा है अपने MLAs से। बहरहाल दूसरी तरफ सचिन पायलट और उनके जो बागी विधायक हैं उन्होंने कहा है कि वो इस सेशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या वो राजस्थान सरकार से और गवर्नर से अपील करें कि उन्हें दिल्ली से राजस्थान पहुंचने के रास्ते तक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। ये लोग हरियाणा में टिके हुए हैं। बहरहाल देखना ये है कि अब होता क्या है। क्या सचिन पायलट अपने साथ और बागियों को तोड़ने में कामयाब होते हैं विधायकों को, या अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर पाते हैं। बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। मदन सिंह दिलावर ने तो राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटिशन भी डाल दी हैं। तो सब नकाब उतर चुके हैं, सबके चेहरे सामने हैं। एक ऐसे समय में जब महामारी भी चल रही है, जब अर्थव्यवस्था भी बैठी हुई है, ऐसे समय में हमारे नेताओं ने प्राथमिकता अपनी ये चुनी है कि कुर्सी झपटो और कुर्सी बचाओ। एक तरफ बचाने की मुहिम है, एक तरफ झपटने की मुहिम है। और साथ इस मुहिम के दौरान, मुहिम तो नहीं कहना चाहिए, अब क्या कहें, मतलब ये लूटपाट ही है एक तरह से। और सब लूटपाट के दौरान, झगड़े के दौरान जिस जनता ने जिस सरकार को चुना था उस जनता का किसी को कोई ख्याल नहीं है। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश जैसे कर्नाटक में हुई, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, यहाँ पर भी हो रही है। देखते हैं 14 अगस्त को क्या होता है। रोज़ की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता के साथ। आज की कविता है डॉक्टर गौहर रज़ा की। डॉक्टर गौहर रज़ा वैसे एक वैज्ञानिक हैं लेकिन शायर भी हैं, और ये कविता उन्होंने लिखी थी 29 मार्च सन 1998 में। कल्पना कीजिए, 1998, 98 से 2008 10 साल, 2008 से 2018 20 साल, 22 साल पहले की लिखी हुई कविता आज कितनी प्रासंगिक है, मौजू है, रेलेवेंट है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। कविता का उन्वान है नया लिबास, शीर्षक जो है।
अर्ज किया है, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। जो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे, नाच करते थे। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार, घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था, बांटा गया, नशा भी हुआ। धर्म शराब था, बांटा गया, नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है। न जाने कितना असासा माने जो पुरखों से विरासत में मिला। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है। न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे। फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फरेब और झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना है। ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें, ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें कि आग व खून से, आंसू से जी नहीं बहला। वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें कि आग व खून से, आंसू से जी नहीं बहला। वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। बहुत करीब हो तुम तख्त ताज से माना, बहुत करीब हो तुम तख्त ताज से माना। मगर जो राह है हिटलर की नर्क जाती है। वो नर्क जिसका जवां जिस्म ही तो ईंधन है, वो नर्क जिसमें मोहब्बत चिता पे रोती है। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका मिले, मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका मिले। वही करोगे जो नफ़रत के पूजने वाले, वही करोगे जो नस्लों के मानने वाले हर एक मुल्क में करते रहे हैं आज तलक। मैं साथ आऊं तुम्हारे, मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं। मैं सारे बच्चों को, फूलों को, सारे रंगों को, मैं सारे खून के धब्बों को कैसे धोखा दूं। लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है। ये जहन, सोच, तरीके छुपा नहीं सकता। लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, ये जहन, सोच, तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।